नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस के सभी छात्रों के लिए अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वह अपना अधिक से अधिक समय सेट प्रैक्टिस पर दें। इससे आपके अब तक पढ़े हुए सभी सब्जेक्ट और चैप्टर का फास्ट रिवीजन हो जाएगा और नए प्रश्न भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो कि पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित है, उसका सेट नंबर 17 है ना 17 का डिस्कस करेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और आज से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम भी स्टार्ट है, तो जैसा भी प्रश्न आता है उसके अनुसार से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो उससे रिलेटेड है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले जो अभी एग्जाम है सभी छात्रों के लिए, ठीक है, उसका भी हम लोग डिस्कशन साथ में आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो रिलेटेड है उस टॉपिक का, उससे महत्वपूर्ण जो संबंधित प्रश्न है वो सभी आपको साथ में बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का क्वेश्चन है कि सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। तो सन्मार्ग का संधि विच्छेद होता है सत प्लस मार्ग होता है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पदाती शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तो पदाती शब्द का तद्भव रूप है पैदल, है ना। पदादी का तद्भव क्या होता है, पैदल होता है। नेक्स्ट है गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ होता है याद रखना, है ना। को बोलते हैं ना गांठ बांध के रख लेना, यानी कि याद रखना। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। इसमें चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, जहाँ शब्दों में अभिन्नता पाई जाती है, उसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, या तो जैसे पायो जी मैंने रतन धन पायो, तो ये सब क्या रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग है, ये पूछा जा रहा है ना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें भीड़ जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी समूह, झुंड और दल ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग कौन सा ये पूछा जा रहा है। तो आपका देश जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी मिट्टी, भूमि, जमीन ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि नील कमल शब्द में कौन सा समास होता है। तो नील कमल शब्द में इसमें कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं कि जिस समास में विशेष्य और, है ना, जिस समास में विशेष और विशेषण का मेल होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल हो गया, नील कमल हो गया, महापुरुष है, ये सब कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवियत्री कौन है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवियत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है महादेवी वर्मा है, ठीक है। इस कविता के कवित्री महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा से एक महत्वपूर्ण पुस्तक को याद रखना आपको हमेशा। यामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो महादेवी वर्मा है। यामा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे मिला है महादेवी वर्मा को। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो पीयूष का पर्यायवाची है अमृत, है ना। पीयूष का पर्यायवाची होता है अमृत होता है, या सुधा, सोम, ये सब पीयूष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है कि ला मादा मोजेल, ला मादा मोजेल द आबनियो किसकी कृति है। तो ये किसकी है। ला मादा मोजेल द आबनियो ये किसकी कृति है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ये पिकासो की कृति है ना। इसका करेक्ट आंसर है पिकासो, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची, यहाँ इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इससे याद रखना है मोनालिसा का चित्रकार जो है किसने किया था। तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था ना। मोनालिसा का पेंटिंग करने वाला कौन है। तो ये लियोनार्डो दा विंची है। नेक्स्ट है कि भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते थे। क्यों। क्योंकि अपने समय में लोक जीवन के कटे हुए नहीं थे। अपने समय में लोक जीवन के कटे हुए नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर 2 है। नेक्स्ट है यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या पूछा है कि देखिए, या तो बेस्ट एक्सप्रेसेस दिया रहे, या तो साइनो दिया रहे, या तो मोस्ट सिमिलर दिया रहे। इसका मतलब होता है समानार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, यानी साइनो पूछा जा रहा है। तो डिसहेवेल्ड मतलब होता है कि अस्त व्यस्त, या तो उलट पुलट, या तो मैला कुचैला, है ना। डिसहेवेल्ड मतलब मैला कुचैला गंदा।
तो ये होगा अनटीडी। अनटीडी मतलब होता है गंदा या तो मैला कुचैला। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, अपोजिट है ना, अपोजिट यानी विपरीतक शब्द पूछा है। तो कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है, तो कॉन्जेनियल का मतलब होता है कि अनुकूल है ना, कॉन्जेनियल मतलब अनुकूल यानी कि पसंद जो आपको आ जाए वो अनुकूल आपके अनुकूल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनप्लीजेंट। अपोजिट क्या होगा, अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय या तो नापसंद। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है आपको। तो आइडेंटिफिकेशन विथ द फीलिंग्स ऑफ अनदर यानी कि दूसरे की भावनाओं को वो आपको पहचानना या तो नोटिस करना, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को। तो ये क्या कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है ना, एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। नेक्स्ट है, इन दिस क्वेश्चन क्या है, आइटम और फ्रेज पूछा जा रहा है ना। आइटम और फ्रेज यानी कि टू फिश इन ट्रबल्ड सम यानी कि देखिए ट्रबल्ड वाटर्स है ना, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स यानी कि समस्या भरे पानी में भी मछली, यानी कि इसका होता है कि विषम परिस्थिति का लाभ उठाना है ना, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, हाँ, टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस है ना, विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। नेक्स्ट है, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिखा है सीड एंड हर्ष यानी कि दो नाम है, सीड और हर्ष आर अनेबल टू कंप्लीट द टास्क यानी कि दोनों अयोग्य हुआ टास्क को पूरा करने में, दोनों यानी एंड लगा है तो यहाँ पर क्या होगा आगे बोथ है ना, एंड के साथ बोथ लगता है। सीड और हर्ष आर दोनों है ना, आर बोथ अनेबल टू कंप्लीट, तो बोथ हो गया यहाँ। नेक्स्ट है कि द एग्जामिनी कुड गैस डैश एट द आंसर करेक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि गैस एट होता है ना, द एग्जामिनी कुड एट द आंसर करेक्टली यानी कि जो परीक्षा देने वाला है वो क्या हुआ, आंसर को सही गैस कर पाया। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा, करेक्टली स्पेल्ड यानी कि आपको करेक्टली स्पेल्ड शुद्ध शब्द इसमें बताना है, ठीक है। ओमिनियस लिखा है, कौन सा इसमें सही है, तो इसका करेक्ट वाला है ऑप्शन नंबर 3 ओमिनस है। ओमिनस मतलब होता है अमंगल या तो अशुभ। नेक्स्ट है, इसमें क्या है आपको एक्टिव और पेसिव वॉइस है, ठीक है, तो जो एक्टिव में दिया हुआ है उसको पेसिव में बदलना है। तो क्या है इसमें, द लेबरर्स वेयर डिगिंग ए कनाल, तो इसमें क्या होता है मेन चीज़ें ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब वेयर अगर V4 है तो वेयर V3 में बदलता है, वेयर बीइंग होता है ना, वेयर जैसे V4 वाला रहेगा तो V4 वाला क्या होता है बीइंग के साथ V3 लग जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा ये कि कनाल वाज है ना, एक कनाल वाज, जैसे वहाँ बेयर है तो यहाँ इज दे दिया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। और यहाँ वाज डग दे दिया, ये गलत है क्योंकि वाज के साथ आएगा बीइंग V3 आएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है वाज बीइंग डग दिया हुआ है, तो इसका आंसर यही सही है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। इसमें क्या लिखा है, माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज, तो माई नेवर यानी आप मेरे पड़ोसी ने वो खोजा कि मेरे पिताजी कहाँ था, तो इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट में दिया हुआ, डायरेक्ट में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट है, यहाँ मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 216 के पावर में 216 है, इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि जिसके अंत में चाहे कितना बड़ा संख्या दे दे, जिसके अंत में 1, 0, 1, 5 और 6 है ना, 0, 1, 5 और 6 दे दे, उसका इकाई अंक हमेशा यही होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे 0 है तो 0 ही होगा, उस पर कितना बड़ा पावर दे दीजिए उसका सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 6, तो 6 के पावर 216 दिया, तो इसको जब पावर करते जाएंगे ना, हर बार पावर में लास्ट में इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे 6 6 36, 6 आया, फिर गुना 6 करेंगे तो 36 गुना 6 216, फिर क्या हुआ लास्ट में 6 ही आया, यानी जितना भी पावर कर देंगे हमेशा 6 ही आएगा लास्ट में इकाई अंक। तो याद रखना ये चारों अंक को जब भी कभी है ना इकाई अंक में ये चारों में से कोई रहे तो उसका आंसर वही हो जाएगा। तो 6 है यहाँ इकाई अंक में, तो इसका इकाई अंक है ना क्या होगा, 6 ही होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि 2 पाइप S और T एक टंकी को क्रमशः इतने घंटे में भर सकता है, पाइप U उसी टंकी को अकेला 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीनों पाइप कितना देर में टंकी भर देगा, कितना घंटा में, ठीक है। तो इसको कैसे बताएं, आपको लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह बनाना, जैसे 3 को दे दिया आपको टोटल कितने टाइम में भरेगा है ना, तो आपको ऐसे ही बनाना है। तीनों का एलसीएम लिख के ऊपर लिख दीजिए, 3, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा 12,
3 छो 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इसको काटते जाइए, 12 को काटेंगे 3 से पहले, 3 से कितने बार में कटेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 6 को काटेंगे, 6 से काटेंगे 2 बार में आएगा, यहाँ 2 लिख दीजिए प्लस में। ये 4 से काटिएगा तो 3 आएगा, 3 बार में कटेगा, 3 4 12, तो 3 को लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अगर भरने वाला ही रहता तो प्लस में ही लिखते, लेकिन खाली करने वाला तो यहाँ माइनस में लिख देंगे, 4 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया 4 2 6, 6 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12, यानी कि 4 घंटे में ये भर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में है 4। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो उसका ऊंचाई पूछा है, तो क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है ना, तो इसको क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इतना बराबर दिया हुआ है 12√3, तो √3 से ये √3 चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 इधर चला गुना हो जाएगा, 12 में बरचौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा √48, ये स्क्वायर इधर चलाएगा तो √48 होगा, √48 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 16 48, यानी कि 4 बाहर कर देंगे, 4√3, ए का मान कितना गया 4√3। अब इसकी ऊंचाई पूछा है, ए का मान यानी भुजा का मान आपको 4√3 आ गया, तो ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू एक भुजा का मान कितना दिया है 4√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब कटेगा 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, और √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में 6 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करें, तो माध्य मतलब क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, माध्य का मतलब औसत हो जाता है, यानी कि इसको जोड़ के अक्के को संख्याओं से भागा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8.10 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 455 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है, तो इतना लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के लगातार हिसाब रहे हैं, सबको इसी तरह बन जाएगा, चाहे जितना भी हिसाब आए इसी तरह बन जाएगा। कैसे, तो देखिए इतना पर बेचने पर इतना बोला हानि है, इतना लाभ कमाने के लिए कितना होगा, तो याद रखना है बस सिंपल, ये 455 दिया हुआ है कि इतना में बेचने पर, तो 455 लिखिए, और जो लास्ट में पूछ रहा है आपको 30% लाभ पूछ रहा है, तो ऊपर में इसको लिखिए, क्योंकि यही निकालना है ना, जो निकालना है उसको ऊपर में लिख दीजिए, 30% लाभ को 130 लिख दीजिए सिंपल में। ठीक है, कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में थोड़ा किसी को नहीं आता तो आप सिंपल लिख दीजिए, लाभ है यानी 130, हानि है यानी कि 70 है ना, 100 में से घटा देंगे, लाभ है 100 में जोड़ देते हैं, तो हानि वाला जो है यहाँ लिख दीजिए 70। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया आपका, 0 से 0 गया, 7 से इसको काटिए, 7 42, और बच जाएगा कितना 3, 3 पर 5 35, 7 5 35, 5 बार में कटेगा। अब 13 गुना 65 कर दीजिए, तो 13 5 65, बाकी 6, और 13 5 65, 13 का 78, तो 78 और 6 कितना हो जाएगा, 78 और 6 84, यानी कि 845 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, और कोई अगर हिसाब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, उस क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से और अच्छे से आपको 2 बार 3 बार अच्छे से बताएंगे, ताकि आपको जो नहीं समझें वो समझ जाएंगे। निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का मान बताइए, तो माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्य तो होता है औसत हो गया सिंपल, बहुलक पूछे तो जो ज़्यादा बार आता है वो बहुलक हो जाता है, माध्यिका पूछे तो सबको बढ़ते क्रम में लिख के बीच वाला जो होगा वही आंसर होगा, तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो सबसे छोटका कौन है यहाँ 12, तो 12 लिखिए, उसके बाद कौन है 15, उसके बाद है 16 लिख दीजिए, उसके बाद कौन है 26, उसके बाद है 26 हो गया, उसके बाद है 36, उसके बाद है 42। अब बीच वाला जो होगा उसका आंसर हो जाता है माध्यिका, बीच वाला कौन है, तो 1 2 3 इधर लीजिए, 3 इधर लीजिए, तो बीच में कोई 2 इधर लीजिए, 2 इधर लीजिए, बीच में क्या बच के ये 26 और 16। तो देखिए अगर एक ही अंक बचे, एक ही संख्या बचे तो वो तो वही आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन 2 को बचे तो इसको जोड़ के आधा कर देना है ना, जोड़ के आधा कर देना, तो 26 और 16 कितना होगा, 26 6 32 और 10 42, 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 2000 रुपये के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए तो 2 वर्ष का है तो 5 दूनी 10% होगा। ठीक है, तो इसका 10% निकालिए, 10% मतलब 1 शून्य खत्म, यानी 200 रुपये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
इसमें क्या इस टाइप के भी हिसाब आते रहा। आपको इसमें क्या करना है, सिंपल ये जो है ना, ये क्या पूछा रहा है, ए क्यू प्लस, जैसे एक्स के पावर -3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/x³ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, फिर से लिखते हैं, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर में क्या होता है कि ए प्लस बी का होल क्यू, और प्लस वाला है तो यहाँ पर माइनस होता है ना, -3ab, अब फिर इंटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें अगर ये इसका मान पूछा है तो इसमें देखिए खेल किसका है, इसमें ए प्लस बी का मान निकाल देते, ए प्लस बी का मान अगर निकल जाएगा इसमें से तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए बी का मान है ना, ए बी का मान वो एक ही होगा, एक हो जाता है। कैसे, जैसे एक्स है ना, ए प्लस बी इसका है, तो इसको ए बी क्या गुना होगा तो एक्स कट जाता है। ठीक है, तो ए बी का मान को मतलब नहीं है, एक ही होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ निकालना है ए प्लस बी का मान निकालना। ठीक है, तो ए प्लस बी इसमें कौन सा है, तो ए यहाँ इसमें क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 1/x है। ठीक है, तो x का मान तो दिया हुआ है, 1/x का मान कितना होगा, तो 1/x का मतलब मान कितना होता है, तो इसको क्या करते हैं, जैसे कि 2 + √5 है। ठीक है, √5 है, तो x का मान है, तो 1/x क्या होगा, ये बट्टा में आ जाएगा, 1/x क्या होगा, 1/2 + √5 होगा। ठीक है, 2 + √5, तो √5 2 + √5 है, इसको ऊपर मतलब सीधा करते हैं तो आसान बनता है, तो सीधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ चिन्ह है, जैसे 2 + √5 है ना, तो प्लस में है तो इसका उल्टा चिन्ह, यानी कि माइनस से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, यानी कि 2 - √5 बटा में 2 - √5, ऊपर नीचे दोनों सेम गुना करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको जब गुना करते हैं तो ऊपर में यही आ जाएगा। ठीक है, एक से गुना होगा तो 2 - √5 आएगा, और नीचे क्या होगा, ए प्लस बी है और इंटू ए माइनस बी है, तो इसमें क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b², तो a² क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस b² क्या है, √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, तो ये क्या हुआ, 4 में से 5 जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, तो नीचे क्या हुआ, -1 आ गया, यानी कि 2 - √5 बटा -1 होगा, तो -1 ऊपर करेंगे तो इसमें माइनस गुना होगा तो क्या होगा, √5 और -2 हो जाएगा, यानी कि 1/x का मान कितना निकल गया, ये वाला √5 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान ये है और 1/x का मान क्या है, √5 - 2 हो जाएगा। तो जब x + 1/x करेंगे, यानी a प्लस बी करेंगे, तो जोड़ेंगे क्या होगा, ये और ये कट जाएगा और आएगा क्या, 2√5 आएगा। ठीक है, इसका मान क्या आ गया, 2√5 आ गया। तो अब इसका मान 2 जैसे 5 आया तो a³ + b³ बराबर वो वाला सूत्र लगा दीजिए, कौन, a³ + b³ बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान ये दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो होल क्यू इसका करेंगे होल क्यू, तो 2 के क्यू करेंगे तो 8 है, और √5 का क्यू करेंगे तो 5√5 आ जाएगा, 5√5। ठीक है, क्यू करेंगे तो फिर -3ab, ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान 1 ही हो जाता है, यानी कि 3 बचेगा, और इंटू ए प्लस बी का मान कितना, यही वाला है ना, ए प्लस बी जो है x + 1/x बराबर 2√5 है, तो ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40 √5 -6। ठीक है, तो 8 यानी कि 40√5 -6√5, तो 40 में 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 34√5, 34√5 ऑप्शन नंबर 2 में है, 34√5 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब क्या है कि त्रिभुज ABC है। ठीक है, इस टाइप के हिसाब भी लगातार सेटों में अभी 3-4 सेट से आ रहा है, इसलिए आप समझ, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको मालूम होगा कैसे बनेगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में ए का मान दिया, ये इनकी भुजाएं क्रमशः AB और AC क्रमशः D और E पर बढ़ाई जाती है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, ये हिसाब थोड़ा अलग है, थोड़ा सा पिछले जो आया है उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि ये त्रिभुज बता दिया है, ठीक है, इसमें बोला क्या, AB और AC को D तथा E तक बढ़ाया, जैसे इसको बढ़ा दिया यहाँ D तक और इसको बढ़ा दिया यहाँ E तक। अब बोला क्या कि अगर CBD यानी कि CBD ये वाला
ये वाला कोण, ठीक है। और कोण बी सी ई, कोण बी सी ई यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। और इसका जो समद्विभाजक बिंदु है ओ पर मिलता है, यानी इसका समद्विभाजक यहाँ, इसका समद्विभाजक बोलता है यहाँ मिलता है ओ पर, ठीक है। तो कोण ओ बी सी का मान निकालें, कोण बी ओ सी, ये वाला बी, ये बी ओ सी, तो बी ओ सी यानी कि ये वाला मान पूछ रहा है, ठीक है। पिछले जो सेट में आ रहा था उसमें क्या आ रहा था, उसमें ऐसे आ रहा था, ये वाला त्रिभुज जैसे है, ठीक है, ए और बी और सी, और इसका दोनों समद्विभाजक अंदर में मिलता था, ठीक है। जब अंदर में मिलता और इसका कौन पूछता था, कौन बी ओ सी बराबर, ठीक है, बी ओ सी बराबर ये पूछता था, तो हम लोग क्या करते थे, कौन बी ओ सी बराबर क्या होता था, 90 प्लस ए बाई 2, ये कौन ए है ना, इसका आधा ए बाई 2, ठीक है, ये होता था कौन बी ओ सी बराबर। अब ये क्या बाहर है, बाहर किया यानी कि बाहर कर देना है, ऐसे समझना, यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंदर है यानी अंदर शामिल कर लेना है, अंदर क्या होगा प्लस हो जाएगा। और बाहर जैसे किया, त्रिभुज के बाहर है इसके, ये अंदर था, ठीक है। अब बाहर में क्या होगा 90 प्लस, बाहर में 90 माइनस हो जाएगा, माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है कोण बी ओ सी, यानी कि ये सूत्र लिख दीजिए आप। इसमें बाहर वाले में क्या हो जाएगा, देखिए बाहर वाले में कोण बी ओ सी, ये जो है यहाँ बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा ए बाई 2, यानी कि ये वाला, ये जो भुजा है कोण ए है इसका आधा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब अंदर वाले में क्या होता था, यहाँ प्लस होता था, तो इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी कि बी ओ सी पूछा है तो 90 माइनस ए बाई 2, ए का मान कितना है 52 है, तो 52 का आधा कितना होता है 26 दूनी 52, तो 26 इसमें 90 में से 26 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 90 में से 26 चला जाएगा तो क्या आएगा 64 आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना, 29 का 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मेन फार्मूला याद रखना है बस कि अंदर रहे तो कोण बी ओ सी जो अंदर वाला कोण है ओ पर बनता है 90 माइनस ए बाई 2, अब बाहर रहे, सॉरी अंदर रहे तो प्लस है ना, अंदर रहे तो 90 प्लस ए बाई 2, अब बाहर रहे तो 90 माइनस ए बाई 2, बाहर यानी कि बाहर कर देना, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। और अंदर यानी शामिल करना है, वह प्लस करना है। नेक्स्ट है इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो अगर टाइम नहीं रहे तो सिंपल इसको, ये इसका मान एक ही होता है, यहाँ 7 लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 और साइन 90 मान 1 होता है, यानी कि प्लस 2 करिए, इसका मान भी 1 ही होगा, सिर्फ यहाँ वाई दिया हुआ है तो माइनस वाई हो जाएगा, बराबर में क्या है वाई बटा 2 दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा 7 दूनों, और इसको प्लस करेंगे इधर तो ये 2 और 1 3 वाई बटा 2, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसको बनाते कैसे, सिंपल है, ये बनाना भी आसान है। जैसे यहाँ कोस, आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको जो है ना, इसको 10 35 लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 55 लिख सकते हैं, और 10 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा कोट 55 हो जाएगा, है ना। 10 90 माइनस 55, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा होता है, तो 10 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा हो जाएगा, यानी कोट 55 हो जाएगा। तो ये भी 55 ये भी 55, यानी थीटा का मान सेम हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या 1 है, ठीक है। उसी प्रकार ये है 10 और यहाँ कोट हो जाएगा, कोट ये 52 हो जाएगा, तो 10 और कोट का इंटू में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये भी 1 हो गया, तो इसको बनाइए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें क्या किया 3 का क्यू कर दिया 27, अब प्लस 1 कर दिया, ठीक है। उसमें इसमें भी वही कर दीजिए, 4 का क्यू करिएगा 64, अब प्लस 1 कर दीजिए, आंसर आ गया क्या ऑप्शन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या किया कि 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये और ये 19 का स्क्वायर है, यानी कि ये तीनों वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है इसमें क्या किया 13 17 19 23, इसमें क्या किया अभाज्य संख्या सब है लिखा हुआ, ठीक है। 13 के बाद अभाज्य संख्या ये है, फिर ये अभाज्य संख्या है, 23 के बाद 23 अभाज्य संख्या, 23 के बाद जो अभाज्य संख्या वो क्या आएगा वो आएगा 29, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी 4 भुजा होना चाहिए किसी तरह, ठीक है। तो एक ये 4 भुजा हो जाएगा, ठीक है, एक और एक इधर से हो जाएगा 2 और एक ये वाला हो जाएगा बड़ा का, तो 3 चतुर्भुज है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नीचे की प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पहले क्या किया है, इसको, ये ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथ को क्या किया है, ऐसे करके ऐसे इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, ये आपको साइन दिया हुआ किधर किधर मोड़ा, ठीक है। और फिर इसमें क्या किया, ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज में क्या किया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ 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 और यहाँ ऐसे कट कर दिया। तो फिर बोला कि आप जब फिर वैसी अवस्था में लाएंगे, यानी कि ब्रीथ में लाएंगे तो कहाँ कहाँ कटा रहेगा, ठीक है। फिर ब्रीथ हिलाएंगे तो कहाँ कहाँ कटा रहेगा ये बताना है। तो इसको जब फिर कटा हुआ तो ब्रीथ के रूप में इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। इसमें होगा, देखिए नीचे वाला जो कटिंग था वो, नीचे वाला अगर कटिंग देखेंगे आप, देखिए ये चौखुट वाला है, ठीक है, ये चौखुट वाला है ना, ये थोड़ा सा ये स्क्वायर शेप का है ऐसे। तो ये स्क्वायर शेप वाला पहले तो ये ध्यान देना है, स्क्वायर शेप वाला 2 होगा, ठीक है। और इसको जब थोड़ा सा इसको ऐसे उघाड़ेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर गोल और यहाँ पर गोल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा तो आसान से बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन छांट के भी थोड़ा ऑप्शन का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला आपका, इसमें देखिए यहाँ स्क्वायर जैसे ये नहीं है स्क्वायर, ठीक है, नीचे स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर शेप वाला, तो ये इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों आंसर होगा नहीं। ऊपर में थोड़ा सा ऊपर, अब ये क्या, ये बच गया ये बच गया, तो इसमें स्क्वायर इसको स्क्वायर है, तो इसमें ऊपर में थोड़ा कट नहीं, क्योंकि उसमें ऊपर में भी कट था, तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बात पहले होती है कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था कब, ये तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में हुआ था, ठीक है। और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख हुआ था, और उस समय जो 1844 से 1848 का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हॉर्डिंग, हैं। हॉर्डिंग का कार्यकाल था 1844 से 48 था, ठीक है। और 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये किसके बीच हुआ था, ब्रिटिश और सिख के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश लोग जो विजयी रहा था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध अगर पूछे कब हुआ था, तो वो होता 1848-49 में हुआ था, ठीक है। उस समय भी ब्रिटिश और सिख के बीच हुआ, ब्रिटिश विजयी रहा था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और दूसरा 1848-49 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो उसी समय फिर क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ध्यान रखना, विशेष करके डायरेक्ट पूछा जाएगा बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना ये हुआ था कहाँ, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में हुआ था, और इसकी स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, तो 1875 में किया गया था। जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएं वो सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा, सभी आपको ध्यान से नोटिस करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं, ठीक है। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्नों को आपको बताते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं उस पर विशेष ध्यान रखना और उसे याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था, बॉम्बे में किया था। और एक पुस्तक का नाम याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन था, तो ये दयानंद सरस्वती ने था, ठीक है, दयानंद सरस्वती था। और एक क्वेश्चन आता है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था, तो आर्य समाज का ही था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का था, वेदों की ओर लौटो। और एक आता है आपको रूसो जो दिया था नारा, प्रकृति की ओर लौटो, है ना, प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। नेक्स्ट है, खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कब की गई थी, और उसने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब तक शासन किया था। यानी पूछा जा रहा है कि खिलजी जो वंश था उसका शासनकाल कब से कब तक था, तो खिलजी का ये शासनकाल था 1290 से 1320 तक था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है याद रखना आपको, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन किया था, तो याद रखना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, याद आपको हमेशा रहेगा। और ये क्रम से किया था, याद कैसे रहेगा, तो इसको वो एक लाइन लिख लीजिएगा आप, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाब खिले, गुलाब से गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये 5 राजवंश है और यही क्रम है इसका, पहले गुलाम वंश, फिर है ना, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी वंश। ठीक है, ये आपको कभी क्रम में भी सजाने के लिए दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाले राजवंश का क्रम है, तो आपको याद रखना यही, गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाब खिले यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद और लोदी वंश। ठीक है, अब इसका कार्यकाल यहाँ पूछा। ठीक है, तो सबका कार्यकाल भी एक बार देख लीजिए। देखिए, गुलाम वंश का कार्यकाल जो था 1206 से 1290 था। ठीक है, याद रखना है आपको, ध्यान से सुनना है। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320 और तुगलक वंश का 1320 से 1414, है ना। तुगलक वंश जो है ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला यही था, तुगलक वंश। ठीक है, याद रखना है, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा समय, और सबसे कम था कौन, खिलजी था, 1290 से 1320 तक सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे लंबा समय तुगलक वंश 1320 से 1414, यानी लगभग आपको 100 साल हो रहा है ना, 94 साल हो रहा है। और सैयद वंश जो है, सैयद वंश का शासनकाल जो था 1414 से 1451 तक था। और लोदी वंश जो था लास्ट वाला, ये 1451 से 1526 तक था। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर टोटल जो सल्तनत काल था, शुरुआत कितना 1206 से हुआ था और लास्ट 1526 तक चला था। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, खिलजी वंश की स्थापना किया था, आपको यहाँ दिया हुआ है ना, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। ठीक है, और तुगलक वंश के स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सैयद वंश का खिजर खां और लोदी वंश का बकलोल लोदी। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है रेड टेप अर्थव्यवस्था में संदर्भित करता है। तो रेड टेप ये संदर्भित करता है किसमें, तो आपको याद रखना है इसको, ये वाला औपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम, है ना। लाल फीता क्या होता है, जोखिम वाला होता है, तो ये अनौपचारिक नियमों के अनुरूप कठोर जोखिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की बात आई यहाँ, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। करेंट अफेयर में याद रखना है, अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, तो अर्थव्यवस्था यानी कि आपका अर्थव्यवस्था यानी कि गोल्ड से रिलेट करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास गोल्ड रहेगा तो अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है ना, क्लाउडिया गोल्डिन। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद डेढ़ के अंतर्गत की जाती है। तो ये अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में मालूम, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में, ये दोनों याद रखना है। तो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाता है तो आप अगर ये दोनों याद है ना, तो हिंट से आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है 124 में, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 124 के करीब कौन, सुप्रीम कोर्ट की बात आई थे, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस में आ जाएगा, 124 के 2 में आ जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा यानी 124 के आसपास ही होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी जानते थे, लेकिन अगर ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 124 में है, कई बार आपको वीडियो में बताएं कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, 124 में, 1, 2, 4, और हाई कोर्ट बताएं 214 में। यही 214 को जब एक इधर कर देते हैं लेफ्ट साइड तो 1, 2, 4 हो जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें है, तो हाई कोर्ट 2, 1, 4 में, और सुप्रीम कोर्ट सीधा में आ जाता है 1, 2, 4, है ना। तो आप देखिए हाई कोर्ट के बारे में पूछता तो ये सब में से किसी आंसर कोई होता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पूछा तो डायरेक्ट यहाँ पर चले जाएंगे कहाँ, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 42।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने वाले कोलेजियम की अध्यक्षता देश द्वारा किया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता जो किया जाता है ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है तो कोलेजियम की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है। वर्तमान में भी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है कि देश मोरक्को का यात्री था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा किया था। तो मोरक्को का यात्री इसमें से था इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है ज़्यादा कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। एक प्रश्न ये और एक प्रश्न याद रखना है कि इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था, ठीक है। ये याद रखना है। और ये एक आता है, इसका भी पूछा जाता है, निकोलो कांटी है ना। निकोली कांटी ये कहाँ था? निकोलो कांटी था इटली का। तो इसे याद रखना आसान है, निकोलो कांटी इटली, कांटी इटली है ना। निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था? इटली का था। नेक्स्ट है कि देश में प्राचीन भारत की आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का वर्णन किया गया है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। तो कौटिल्य किसका इसमें रचना किया था? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य का नाम है क्या? चाणक्य है। इसी का नाम है क्या? विष्णुगुप्त है, ठीक है। तो देखिए 3 पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। यानी कि पिछले साल भी एग्जाम अगर हुआ है, इस साल भी होगा, तो अक्सर ये हर एग्जाम में न कभी यहाँ वहाँ ये घूमते रहता है क्वेश्चन। 3 पुस्तक है, एक है अर्थशास्त्र, एक है क्या आपको है अष्टाध्यायी, और एक है इंडिका। ये 3 पुस्तक हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य, और इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। तो याद इसको ऐसे रखिए, रिलेट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। इंडिका को रिलेट करिए इंडिया से, और इसके लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को रिलेट करिए मेगा खनिज से, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है। इंडिया में मेगा खनिज है, यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और एक पुस्तक है कौन? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। इसको कैसे याद रखेंगे? अष्टाध्यायी को रिलेट करिए कष्ट से। तो कष्ट अष्टाध्यायी यानी अष्ट यानी कष्ट, किसी को कष्ट होगा तो क्या पानी देंगे। तो जैसे आएगा अष्टाध्यायी दिमाग में आ जाएगा कष्ट देंगे, कष्ट होगा पानी देंगे। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा पाणिनि, तो आपको पाणिनि टिक कर देना। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, और अर्थशास्त्र का कौटिल्य, और इंडिका का मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो मेगास्थनीज था वो किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, है ना, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अकबर के काल में उसके पिता हुमायूं पर एक पुस्तक हुमायूंनामा की रचना किसने किया? तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो ये है हुमायूंनामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है ना। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट है कि जीत के प्रतीक के रूप में देश के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में एक दरवाज़ा प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो किसका? तो यह कहाँ पर बनवाया गया पूछा है? तो फतेहपुर सीकरी पूछा गया ना, देश के फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी है कहाँ? तो ये है आपका आगरा में, है ना। आगरा के फतेहपुर सीकरी में मुगल काल में ये एक दरवाज़ा बनाया गया था। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन हो गया सिंपल, यहाँ आपसे पूछा गया था कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये आगरा में, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अब बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आगरा में है, ठीक है। और इसी फतेहपुर सीकरी में ही, यानी इसी का दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा के नाम से इसको जो निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर ने किसके विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया है? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य के रूप में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो वो यहीं पर है ना, आगरा के पास सिकंदरा में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है कौन? कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज जो एक ग्रीक इतिहासकार था, देश काल में 4वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। तो मेगास्थनीज किसके समय आया था भारत? तो ये आया था आपको मेगास्थनीज किसके समय ये भारत आया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य
के काल में ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था, ठीक है। और ये मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन था, तो ये मेगास्थनीज था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु का सहायक नदी नहीं है ये लोहित नदी। लोहित नदी जो है ये सिंधु का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो ये था सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। स्वतंत्र भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र भारत के जो यानी कि नेहरू मंत्रिमंडल में स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री कौन कौन बने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक से एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट मंत्री में जो है 1947 में जो हुआ था, उसमें कौन कौन प्रथम मंत्री था उसको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। कभी न कभी आपको हर एग्जाम में ये काम आएगा, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ दिया प्रथम उपराष्ट्रपति तो राधाकृष्णन हो गया, प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो वही थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनना है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के सभी स्वतंत्र भारत के बता रहे हैं 1947 के बाद का, ठीक है। पहला जो है मंत्रिमंडल नेहरू मंत्रिमंडल में, तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। याद ऐसे रख लीजिए, इसको रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा कि खाद्य एवं कृषि यानी कि खाद्य मंत्री तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रसाद को खाते हैं, है ना, प्रसाद को खाते हैं, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। अब वित्त मंत्री कौन थे, तो सनमुखम चेट्टी थे ना, सनमुखम चेट्टी, ये वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री। पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह। इसको थोड़ा रिलेट कर लीजिए कि रक्षा मंत्री बनाना है तो उस समय सोचा कि चलो जिसके पास बल होगा, जो नाम से ही उसको रक्षा मंत्री बना दिया कि जिसके पास बल होगा वो रक्षा करेगा, यानी रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बना दिया, ठीक है। और श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे ना, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। कानून मंत्री इसे बनाया गया क्योंकि जो संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर ही थे, तो इसलिए इनको कानून का मंत्री ही बना दिया भीमराव अंबेडकर को। और रेल मंत्री था जॉन मथाई था। ये सभी अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 51। नागालैंड भारतीय संविधान में देश संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। तो ये 13वें संविधान संशोधन के तहत 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और याद रखना है। पहले तो ये 1963 आया, तो 1963 में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिए कि 1963 में ही भारतीय बीज निगम की स्थापना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ, तो 1963 में ही हुआ था, ठीक है। और नागालैंड से एक याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना हुआ था तो उसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि किसका रहा था, तो इसमें क्या हुआ, सब जगह हर जगह बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ, घट गया था, निगेटिव रहा, नकारात्मक रहा। तो कहाँ का, नागालैंड का, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि देश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन युद्ध हुआ था 326 में, तो वो झेलम का युद्ध हुआ था, जिसे हायडे स्पेस का युद्ध भी कहा जाता है। हायडे स्पेस का युद्ध जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। ये कब हुआ था, 326 में। 326 में ये सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। भारत आया था कब, 326 ईसा पूर्व में ही, ठीक है। यहाँ पर 2-3 डेट याद रखना है, एक तो 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो 323 ईसा पूर्व में, ठीक है। और मृत्यु इनका कहाँ हुआ था, तो बेबीलोन में। बेबीलोन कहाँ, इराक में हुआ था, ठीक है। इराक के बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है, सिकंदर और जो राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था, हायडे स्पेस का युद्ध, इसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट ऐसे पूछाएगा, झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने या तो राजा पोरस को किसने हराया था, तो सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। नेक्स्ट है कि देश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया। जैसे ही 1206 आता है तो कौन आ जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है।
तो कब 1206 में किया था और उसका शासनकाल 1206 से 90 था, आपको बताएं पीछे। और खिलजी वंश का 1290 से 1320 था। ये टोटल चला था कब 1526 तक, है ना, 1206 से 1526 तक ये सल्तनत काल पर ये लोग शासन किए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका स्थापना किया था, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुलाम वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप है। ठीक है, और इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप के अभी करंट अफेयर में आपको ये ध्यान होगा कि 21 द्वीपों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो भारत में जो परमवीर चक्र विजेता है ना, उनके नाम पर 21 द्वीपों का नाम बदल के रखा गया है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये इधर है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है, तो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था किसको, तो वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स हो। वारेन हेस्टिंग्स से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि जो बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, तो ये समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, देखिए बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। ठीक है, अब यहाँ पर आइए आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे प्रश्न आता है, हमेशा रिवीजन करना जरूरी है तभी याद रखोगा। जैसे कल भी बताया था आपको, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। ध्यान से सुनना है, आपको याद हो जाएगा। रेगुलर अगर क्लास करते हैं आपको पढ़ते पढ़ते वीडियो में ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इतनी बार आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी करवाते रहेंगे आपको। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताए थे 1767 से 69 में हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ठीक है, तो पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा 1799। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो ये भी याद रखना है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ था। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। एक बार फिर समझिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि पर, दूसरा मंगलोर की संधि पर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, और चौथा में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है डंकन दर्रा कहाँ स्थित है, तो डंकन दर्रा ये आपको मिलेगा कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट है कल्हन ने देश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ना ये क्वेश्चन। इसका याद रखना है, राज तरंगिणी। देखिए, राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था, राज तरंगिणी का संबंध है तो कश्मीर के इतिहास से, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन यही पूछा जाता है। एक बार पूछेगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन, फिर पूछेगा राज तरंगिणी संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, तो याद इसको ऐसे रख लीजिए, थोड़ा रिलेट कर लीजिए। कश्मीर की बात आई है, कश्मीर में अक्सर कला होते रहती है। ठीक है, कश्मीर में अक्सर कला होती रहती है, यानी कि, और ये कश्मीर का इतिहास से कौन सा है, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हन। कला होती रहती है, कल्हन, है ना, कश्मीर में अक्सर कला होती रहती है, यानी कि इसके लेखक कौन है, कल्हन है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो आप बचपन में याद किए होंगे, कर्क रेखा से गुजरने वाला 8 राज्य कौन सा, मित्र पर गमछा झार, तो मित्र पर यानी कि मिजोरम त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल राजस्थान, गमछा यानी कि गुजरात छत्तीसगढ़, और गमछा गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और झार यानी झारखंड। तो आप में कौन कौन सा हो गया, मित्र पर से क्या हुआ, पो से पश्चिम बंगाल राजस्थान यहाँ से गुजरती है। गमछा, गमछा में क्या आता है, गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ से भी गुजरती है। ये असम नहीं आ रहा है, तो असम से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि शक्तिकांत दास ने उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद आरबीआई के देश में गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो आरबीआई का गवर्नर अभी वर्तमान में यही है, शक्तिकांत दास ही है। केवें गवर्नर है, तो 25वें है। इसका ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में 25वें गवर्नर है आरबीआई का। और आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था सीडी देशमुख था। ठीक है, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो कौन था? सीडी देशमुख था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है। और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? तो उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, तो इसमें ये जो व्यय है ये उत्पादन से संबंधित नहीं है। बाकी भूमि चाहिए, श्रम करना होता है, उसमें लगाना होता है, ये सब है, मतलब उद्यम ही है। लेकिन उत्पादन के 4 कारकों में से ये व्यय ये नहीं है। नेक्स्ट है विज्ञान, यानी कि साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे में बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अब स्तंभ जड़ कहा जाता है ना, अब स्तंभ जड़ कहा जाता है। गन्ने में एक रोग होता है, पूछा जाता है लाल सड़ांध रोग है ना, रेड रस्ट रोग जो होता है, लाल सड़ांध रोग किस में होता है? तो गन्ना में होता है। नेक्स्ट है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पूछे कौन सा राज्य मालूम? तो वो है उत्तर प्रदेश। गन्ना, गेहूँ और चीनी, ये तीनों में उत्तर प्रदेश आंसर टिक करना है। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो डार्विन 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, ये है अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। ठीक है, डार्विन, चार्ल्स डार्विन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक इसमें से ये है ASN। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक ये है और इसका परमाणु संख्या 33 है। आर्सेनिक से क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट डिजीज होता है ना, ब्लैक फुट डिजीज, यानी कि काले पैर की बीमारी होती है। ठीक है, इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम में रिपीट होते रहता है। कौन कौन सा? जिस आपसे पूछा जाएगा कि पारा किसके कारण होता है? तो पारा मीना माता के कारण होता है। ठीक है, पारा मीना माता के कारण। इटाइटाई कैडमियम के कारण होता है। तो याद ऐसे रखना, इटाइटाई कैडमियम, इटाइटाई कैडमियम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है ना, क्योंकि पारा और ये जो मीना माता रोग है और इटाइटाई में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब पूछता है तो अरे पूछेगा इटाइटाई किसके कारण होता है? तो ऑप्शन में दोनों रहेगा, पारा भी कैडमियम भी। तो इटाइटाई किस में होता है? पारा के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। तो कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा, इसको ना ऐसे याद रख लीजिए। जैसे ही टाइट आएगा तुरंत दिमाग में कैडमियम आ जाएगा। तो याद रखना कैसे? देखिए मीना माता ये सीधा है, तो मीना माता पारा के कारण होता है। इटाइटाई कैडमियम, इटाइटाई कैडमियम, इटाइटाई कैडमियम के कारण होता है। और बिल्सन रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है तांबा के अधिकता के कारण बिल्सन रोग होता है। और एक पूछा जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये किससे कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें से जैव ईंधन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी बिटुमेन, डोमर और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है कि मगरमच्छों में डैश हार्ट चेंबर होते हैं, यानी कितना कक्ष होता है मगरमच्छ में? तो मगरमच्छ में 4 होता है। मनुष्य में कितना होता है? मतलब मानव में भी 4 होता है। मेढक में कितना होता है? तो 3 होता है। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकेंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसका आवृत्ति होगी। तो किलो हर्ट्ज में इसका आवृत्ति क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऐसे कर दीजिए, नया कुछ मालूम है तो ऐसे कर दीजिए 10 किलो से इसको भागा दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना क्या कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज जो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुना किया जाता है। तो किससे गुना किया जाता है? तो बल को वेग से गुना किया जाता है ना। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो कौन सा भाग सहायता करता है? तो इसमें करता है आपको सेरिबेलम करता है ना, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आएगा सेरिबेलम से ये कि शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? तो संतुलन यानी कि बैलेंस यानी बेलम, है ना, ऐसे याद रखिएगा, बैलेंस यानी बेलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। इसमें क्या है कि निम्न में से किसके कंपन विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, है ना, एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। नेक्स्ट है
कि बीटी कल्चर देश को संदर्भित करता है। तो बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं बीटी कल्चर में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ आता है, जैसे कि यहाँ पर मछली है, तो मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है, मछली वाला पीसी कल्चर। और ये क्या? रेशम कीट, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरी, रेशम सेरी, क्योंकि इस तरह एक कन्फ्यूजन आता है। सेरी कल्चर एक है ना, एक आता है एपी कल्चर। तो सेरी कल्चर और एपी कल्चर में कन्फ्यूजन कभी होता है, तो रेशम सेरी और एपी कल्चर क्या हो गया? तो एपी यानी कि मधुमक्खी को पीते हैं, तो एपी कल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन का एपी है ना, मधु को पीते हैं यानी कि मधु वाला एपी कल्चर हो गया। और सब्जी वाला, सब्जी का अध्ययन, उत्पादन का अध्ययन कर रहा है ओलेरी कल्चर कहलाता है ना। आलू है ना, आलू क्या है? सब्जी है, वहीं से रिलेट करिए ओलेरी कल्चर है, आलू यानी ओलेरी कल्चर, सब्जियों का उत्पादन का अध्ययन ओलेरी कल्चर। फलों का अध्ययन वो कहलाता है पोमोलॉजी है ना, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि 1 बिलियन और संबंधित विलय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला क्या? विलय के कण प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन नहीं करता है, ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या? विलयन को अबाधित रखने पर विलय के कण निचले तल पर अवक्षेपित हो जाते हैं, ये वाला गलत है ना। ये पूछा कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की बात हो रही है, तो हृदय में कौन सा है? देखिए सेरिबेलम जो ये कहाँ? मस्तिष्क में है, और सेरिबेलम के मस्तिष्क में, मेडुला कहाँ? ये मस्तिष्क का भाग है। ये जो महाधमनी ये हृदय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता तो यही हो जाता CaCO3, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूछा है, तो एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaHCO3 है ना, CaHCO3 का होल ट्वाइस है ना, ये हो जाता है। इसमें पूछा H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में है 2, ठीक है। नेक्स्ट है कि शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में थियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है ना। तो इसमें क्या पूछा है? शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में थियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और शैवाल और कवक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन अगर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? ठीक है, फिर समझिए, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है, हमेशा याद रखना है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। याद आपको हमेशा के लिए हो गया होगा जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। क्या याद करवाएं? साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, यानी दोनों से कोई भी प्रश्न पूछे आपको हमें याद आ जाएगा दिमाग में तुरंत, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर कहा जाता है किसको मालूम? ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है कि ल्यूकेरिया देश का कैंसर है, तो अब तक आप पढ़े होंगे ल्यूकेमिया, यहाँ पर दे दिया ल्यूकेरिया, तो वही है, ठीक है। ल्यूकेमिया जो है ये किसका है? तो रक्त ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, यहाँ पर ल्यूकेरिया दिया है, आंसर यही होगा। रक्त का कैंसर जो है ल्यूकेरिया कहा जाता है या तो ल्यूकेमिया कहा जाता है, ठीक है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ओंकोलॉजी, है ना। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओंकोलॉजी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछे कैंसर के उपचार में किसका समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 77 में क्या? एक अश्वशक्ति लगभग 1.5 वाट के बराबर होता है। तो आपको कई बार आपको मिला होगा, आप याद किए होंगे, ये 746 वाट, तो लगभग पूछा है, तो 746 के पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ठोस पदार्थों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम में रखने की प्रकृति के आधार पर डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय, ठीक है।
क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए कि ठोस पदार्थों को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम में रखने की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है 79 कि परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न उच्च आवृत्ति विकिरण और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित किरणें जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में उपयोग किया जाता है का नाम बताएं। तो कैंसर में किस किरण का प्रयोग किया जाता है उपचार में, तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। और समस्थानिक का किसका, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। गामा किरण से एक क्वेश्चन याद रखना ये वाला भी कि पूछेगा सर्वाधिक भेदन क्षमता किसका है, तो गामा किरण का है। नेक्स्ट है कि डेस कहता है कि वाष्पशील तरल पदार्थों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दबाव विलयन में मौजूद उसके मोल अंश के सीधे अनुपातिक है। तो इसका किसका नियम है, ये राउल्ट का नियम कहता है ना, राउल्ट का नियम है, कहता है कि वाष्पशील तरल पदार्थों के विलयन के लिए विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दबाव विलयन में मौजूद उसके मोल अंश के सीधे अनुपातिक होता है। ये राउल्ट का नियम है। डाल्टन का नियम क्या है, डाल्टन का सिद्धांत दिया था किसका, तो नाभिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये नाभिक का सिद्धांत हो या तो नाभिक का जो परमाणु सिद्धांत है पहले किसने दिया था, डाल्टन, जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है जब एक मेजबान प्रतिजन के संपर्क में रहता है जो जीवित या मृत रोगाणुओं के रूप में हो सकता है या मेजबान शरीर में अन्य प्रोटीन प्रतिरक्षी का उत्पादन होता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा को डेस कहा जाता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, सक्रिय। नेक्स्ट है कि धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह क्या है, तो ये तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता जाता है। अच्छा, धातुओं में जो इसका सुचालक होता है, चालक होता है, किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे वो सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन थे। इसको देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 83 सीवी रमन का ऑप्शन नंबर 4 में है चंद्रशेखर वेंकट रमन, यही है सीवी रमन। ठीक है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था कब, 1930 में मिला था। और इनको भारत रत्न कब मिला था, 1954 में मिला था। 1954 में भारत रत्न तीनों को जो एक साथ मिला था, पहली बार भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। तीनों को मिला था कौन कौन, आपका था ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सिराज गोपालाचारी और एक इनको मिला था सीवी रमन को। ठीक है। तो भारत रत्न पहली बार जो है 1954 में इनको मिला था। नेक्स्ट है एक गैल्वेनिक सेल में अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को डैश पास करना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्क्रमणीय रूप से पास करना होगा, है ना। एक गैल्वेनिक सेल में अधिकतम काम प्राप्त करने के लिए चार्ज को उत्क्रमणीय रूप से पास करना होगा। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित है जो डैश जगत के अंतर्गत आते हैं, तो किन जीवों में ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, तो ये जो आते हैं मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत के जितने जीव हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये है हमिंग बर्ड। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है बी हमिंग बर्ड है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, तो वो भी हमिंग बर्ड ही है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये था सैम मानेकशॉ है, यहाँ मैम लिख दिया, तो सैम मानेकशॉ था। ठीक है, ये याद रखना है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय भारत के सेना प्रमुख कौन था, तो सैम मानेकशॉ था। ठीक है, बांग्लादेश से जो भी क्वेश्चन आता है उसको सब आपको याद रखना है, रट के रखना है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी काफ़ी हंगामा और हलचल हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे जो भी प्रश्न आएगा आपको रट के रखना है। ठीक है, बांग्लादेश से लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, बांग्लादेश से अलर्ट रहना है। तो बांग्लादेश से ये आ गया। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, मालूम,
पहले तो ये जानिए कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम अगर पूछे कब हुआ था तो ये 1971 में हुआ था। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? 1971 में हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री भी कौन है जो कि भाग कर आ गई है कहाँ? भारत आ गई है। वहाँ पे हंगामा हो, वो आ गई भारत। वो कौन है? शेख हसीना। सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाली यही, लगातार ये लगता है 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बनी थी। अभी क्या है, इस्तीफा देकर भारत में यहाँ पर आई हुई है। नेक्स्ट है, विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो देश खेल से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल में खेला जाता है? क्रिकेट में। तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा देश के अंतर्गत राज्य बन गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये बना था उत्तर पूर्वी प्रतिधारण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, काजी नजरुल इस्लाम देश के राष्ट्रीय कवि थे। तो काजी नजरुल इस्लाम ये कहाँ का था? तो ये था बांग्लादेश का, है ना। तो बांग्लादेश से जो भी प्रश्न है याद रखना है, ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि है। नेक्स्ट है, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वही है शेख हसीना, ठीक है। शेख हसीना जो कि अभी वर्तमान में वही थी, लेकिन इस्तीफा देकर अभी आ गई है अपने भारत में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? तो केरल के पहले मुख्यमंत्री ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये था EMS नंबूदरीपाद, है ना। EMS नंबूदरीपाद ये केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? तो चीन का पहला राष्ट्रपति था ये युआन शिकई, है ना। युआन शिकई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है। तो कैंडियन नृत्य जो है ये कहाँ की? श्रीलंका की एक नृत्य शैली है। श्रीलंका में पूछा जाएगा अगर हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ है? तो श्रीलंका में, ठीक है। सिंहली भाषा जो है कहाँ की है? तो वो भी श्रीलंका का है, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है ये है ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में है। अगर पूछे कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। राउर किला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और क्या पूछा जाएगा? तो सर्वाधिक लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा है, ठीक है। और पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। ये सभी प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो ये पास यानी कि दर्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। आपको याद करवाए थे पीछे कि सिपकिला दर्रा एक है, ठीक है। सिंकुला बोलिए या तो एक सिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा। एक याद करवाए थे रोहतांग दर्रा, और एक था बारालाचा दर्रा। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। याद ऐसे रख लेना, सराब, है ना। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये सभी दर्रा कहाँ हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट किस देश के द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया नेपाल के द्वारा, ठीक है। नेपाल के द्वारा जारी किया गया। नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और नेपाल का भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो KP शर्मा ओली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो सेवा निर्यात जो बढ़ा है वो 11.4% बढ़ा है। नेक्स्ट है, किसको 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, करेंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन से मैंने पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना है आपको, 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है किसको? तो ये चुना गया है आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? तो
तो मेरिल स्ट्रीप को है ना, इसका करेक्ट आंसर है मेरिल स्ट्रीप को। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करेंट अफेयर के बताते हैं ऑस्कर अवार्ड से, जिससे क्वेश्चन हम एग्जामों में क्या आता है। आपको ऑस्कर अवार्ड 2024 का मुख्य प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है ओपेनहाइमर को, याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2024 का ऑस्कर अवार्ड जो है ये किसे मिला है? ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है। ठीक है, याद रखना है इसको। 2024 का ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ना, क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म के लिए ही मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री, ये दोनों याद रखना है, यानी कि 4 क्वेश्चन याद रखना है, एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक डायरेक्टर और एक हीरो हीरोइन। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? किलियन मर्फी को मिला। ठीक है, किसको मिला है? किलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पूछे तो एमा स्टोन को मिला है। ठीक है, एमा स्टोन को। ठीक है, याद रखना है। तो पहला बताएं, फिल्म सर्वश्रेष्ठ ओपेनहाइमर, निर्देशक में क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर कोनल, जो कि ओपेनहाइमर फिल्म के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किलियन मर्फी को मिला, ये भी ओपेनहाइमर फिल्म के लिए मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एमा स्टोन, यानी कि हीरो में किलियन मर्फी, हीरोइन में है एमा स्टोन। एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स पुस्तक के लिए, अरे पुअर थिंग्स फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो हीरो में है किलियन मर्फी और हीरोइन में कौन है? एमा स्टोन है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 17 यानी 17 का सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।